अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआगो हेयर क्वालिटेटिव रिसर्च की तीसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ये जो क्रूशल टाइम चल रहा है इसको आप ज़रा अच्छे से और बेहतर क्वारंटाइन होके या घर में बैठकर गुजार रहे होंगे, या अगर नक़लो हरकत होगी भी तो काम से रिलेटेड होगी और बहुत महदूद होगी। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ क्योंकि मैं दुआ गो हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो क्वालिटेटिव रिसर्च की है, पिछली वीडियोस में हमने जो है वो एक बुक से रिलेटेड बात की थी और उस बुक का नाम था क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, और इसी बुक से हम जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च को देख रहे हैं। तो हमने इसके कुछ कंटेंट ऑफ द बुक की बात की थी, इसके कुछ पर्सपेक्टिव जो है या अप्रोचेस को देखा था, ऑथर स्टेटमेंट देखी थी, और फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशन और क्वालिटेटिव रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग, ये हाउ फैक्टर को देखा था, गेम ऑफ कीवर्ड्स पे बात की थी, व्हाट वाई एंड हाउ स्टडीज़ पे बात की थी, वाई स्टडीज़ पे बात की थी, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च की जो यूनिकनेस है हमने वो बताई थी। और फिर हमने आज जो है यहाँ से हम बात स्टार्ट करने वाले हैं कि नेक्स्ट स्लाइड जो है वो कुछ ऐसा क्वालिटेटिव रिसर्च की कॉमन प्रैक्टिसेस पर और थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च में उन पर मुश्तमिल है। तो आज जो है वो हम कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस को और कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। The common practices in qualitative research. The first thing is that there is no fixed research design in the qualitative research. If one is doing a qualitative research, one should not bother about the validity of the study, the sample of the study, and the generalization of the hypothesis, etc. कि वो जो क्वांटिटेटिव स्टडी में होता है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को सबसे पहले टूल्स की जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है वो देखी जाती है, फिर सैम्पल देखा जाता है, सैम्पल साइज़ देखा जाता है, सैम्पल सेटिंग्स देखी जाती हैं, पॉपुलेशन देखी जाती है जिस पे उन टूल्स को अप्लाई करना होता है, हाइपोथेसिस देखे जाते हैं कि वो मेथडोलॉजी से लिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो कहता है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें इस तरह की कोई फ़िक्स रिसर्च डिज़ाइन नहीं होता। देयर इज़ नो फिक्स रिसर्च डिज़ाइन। आप कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का, अपनी मर्ज़ी का तो नहीं, लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च से मिलता जुलता हो वो वाला रिसर्च डिज़ाइन, यानी आपकी क्वालिटेटिव स्टडी से लिंक करता हो, आप वो डिज़ाइन बड़े इजीली चूज़ कर सकते हैं। अब होता क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ज़्यादातर ये होता है जी, फील्ड बेस्ड डाटा कलेक्शन। फील्ड बेस्ड डाटा कलेक्शन मीन्स डाटा कलेक्टिंग फ्रॉम फील्ड वर्क, डायरीज, जर्नल्स, राइटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। यानी हम इन चीज़ों से फील्ड बेस्ड डाटा कलेक्ट करते हैं। द एनालिसिस ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डाटा, इसमें न्यूमेरिकल डाटा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें डाटा जो है वो नॉन न्यूमेरिकल होता है, यानी 1 to 3 में नहीं होता, ABCD में होता है। अच्छा जी, the analysis of non-numerical data, that means whether to use the statistical softwares or not। यानी अगर न्यूमेरिकल डाटा हो तो उसके लिए तो हमें स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स चाहिए, जैसे कि SPSS, EMOS, EndNote, etc। बट ये है कि यहाँ पे नॉन न्यूमेरिकल डाटा है तो हमें शायद ट्रांसक्राइबर चाहिए होगा, या जो भी मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च की जो थीम्स को इंटरप्रेट करते हैं वो सारे टूल्स हमें चाहिए होंगे।
बट वो जो है वो स्टैटिस्टिकल भी हो सकते हैं और स्टैटिस्टिकल नहीं भी हो सकते। डिपेंड करता है कि आपने फ्लेक्सिबल रिसर्च डिज़ाइंस में से क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए कौन सा डिज़ाइन चुना है। नेक्स्ट इज़ द फाइंडिंग्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च which are subject to high criticism when generalizing the results or are a source of stereotypes formation regarding a qualitative research topic। इसका मतलब ये है कि जो फाइंडिंग्स होती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की उसमें क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा यही होता है कि हम इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको जनरलाइज कैसे करेंगे, या ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो उसमें कोई रिसर्चर बायस तो शामिल नहीं है, यानी वो जो रिज़ल्ट क्वालिटेटिव रिसर्च का जो रिज़ल्ट्स हैं क्या वो सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो क्या वो रिसर्चर ने खुद दिए हैं, मतलब अपनी जो है वो अपनी बायस से दिए हैं या अपनी चॉइस से दिए हैं, या जैसे वो रिसर्च डिज़ाइन उसके सामने आया था और जैसे वो रिसर्च रिज़ल्ट्स उसके सामने आए थे वैसे ही बयान कर दिए हैं। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है क्वालिटेटिव रिसर्च पर। नेक्स्ट इज़, अब यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है द मोज़ैक ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। मोज़ैक मीन्स द पैटर्न और द पाथवे, यानी रास्ता, तरीका। फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च इट इंक्लूड्स 3 मेजर मोज़ैक्स। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जो 3 मेजर जो है वो मोज़ैक्स या रास्ते या पाथवेज होते हैं। फर्स्ट इज़ डाइवर्स वेज टू इंटरप्रेट द रिज़ल्ट्स, यानी इसमें रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करने का कोई एक तरीका नहीं होता, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। द रिज़ल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू थीमेटिक इंटरप्रिटेशन और बाय यूज़ ऑफ अवेलेबल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स, यानी नॉन न्यूमेरिकल डाटा तो होता ही है, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल डाटा भी क्वालिटेटिव रिसर्च का फिगर बन जाता है। तो जब बन जाता है तो फिर उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसका जो मेथड है, मेथडोलॉजी है क्वालिटेटिव रिसर्च की या डिज़ाइन है, वो फ्लेक्सिबल है। और फिर उसके बाद अच्छा, ये जो थीमेटिक इंटरप्रिटेशन है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जब इसकी बारी आएगी तो फिर हम इसको सही तफसील से डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ डाइवर्स रियल लाइफ हैपनिंग्स। अब क्वालिटेटिव रिसर्च का सबसे बड़ी खूबी यही है कि मतलब द टॉपिक्स ऑफ दीज रिसर्चेस मे बी यूनिक, ऑड, स्ट्रेंज और मे बी रियली फेमिलियर, यानी जो रियल लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो कभी कभी तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा और कभी कभी जो है वो रियल लाइफ में रूटीन की जो चीज़ें होती हैं वही हो रही होती हैं। तो बहरहाल आप रूटीन की चीज़ों को भी क्वालिटेटिव रिसर्च में शामिल कर सकते हैं, या आपने कोई बहुत अजीब वाक़या देख लिया है तो उससे भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। रियल लाइफ हैपनिंग्स जो हैं वो डाइवर्स होती हैं। उसके बाद जी डाइवर्स मोज़ैक टू अडॉप्ट अ मेथडोलॉजी, यानी अब 3 तरह की जो है वो हमारे पास स्टडीज़ होती हैं बेसिकली। पहली होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी ज़्यादातर क्वांटिटेटिव स्टडी होती है कि जी स्केल लगाया और स्केल के रिज़ल्ट्स को डिस्क्राइब कर दिया। इसी तरह से एक्सप्लेनेटरी स्टडी, यानी अगर उनमें प्रेडिक्शन भी करनी होती है, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने स्केल लगाया, उसके रिज़ल्ट्स को हमने डिस्क्राइब किया और फिर उनको एक्सप्लेन भी कर दिया, तो एक्सप्लेनेटरी स्टडीज़। अब जो थर्ड वन है वो है एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का भी हिस्सा होती हैं और बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये उसका भी हिस्सा होती है। लेकिन अब जो नेक्स्ट यानी जो बिल्कुल नए तरीक़ाकार आ गए हैं, न्यू मेथड्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च हैव बीन in practice
फ्रॉम द प्रीवियस 5 to 6 or 10 years, तो उसमें जो है वो तीनों टाइप के यानी डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी मेथड्स या मिक्स मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये मोज़ैक है, यानी पहला केस के रिज़ल्ट्स इंटरप्रेट करने की जो खूबी है वो बहुत डाइवर्स है, डाइवर्स रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन है, और फिर डाइवर्स रियल लाइफ हैपनिंग्स होती हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका ये मतलब है, और डाइवर्स मोज़ैक टू अडॉप्ट अ मेथडोलॉजी, यानी रास्ते बहुत सारे हैं इसकी मेथडोलॉजी के। नेक्स्ट, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। अब देखें, इंटरप्रेट करने के जो डाइवर्सिटी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, वही उसकी प्रॉब्लम बन जाती है। कैसे? अ क्लाइंट ऑफ डिप्रेशन इन यूएसए and a client with the same disorder in the Pakistan may have the multiple interpretations of their cases, but the real life event, that is the depression, is the same in the both places. यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो अच्छा, मैं पहले स्लाइड पूरी पढ़ लूँ। द प्रॉब्लम arises in the treatment that is same for the same disorder in USA and in Pakistan, that is cognitive behavioral therapy or eclectic approach. Are you feeling the problem of result interpretation of the same event? कहना ये चाह रहा है कि एक क्लाइंट है वो यूएसए में डिप्रेशन का शिकार है, और एक क्लाइंट है जो पाकिस्तान में डिप्रेशन का शिकार है। तो अब दोनों का जो केस इंटरप्रेट करने का जो मेथड होगा वो सेम होगा, सॉरी वो सेम नहीं होगा, वो डाइवर्स होगा, बट जो उनकी रियल लाइफ हैपनिंग है, यानी जो उनकी जो डिप्रेशन है, वो दोनों केसेस में सेम है। ठीक है, तो अब सेटिंग्स को देखा जाता है कि यानी यूएसए की सेटिंग्स अलग है, यूएसए का कल्चर अलग है, और पाकिस्तान की सेटिंग्स और पाकिस्तान का कल्चर अलग है। बट प्रॉब्लम यहाँ अराइज होती है जब इसकी हम मल्टीपल इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी उनके कल्चर के हिसाब से अलग करते हैं और अपने कल्चर के हिसाब से अलग करते हैं, बट जो ट्रीटमेंट मॉड है या ट्रीटमेंट मेथड है, उसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ही यूज़ करते हैं दोनों जगह पे। अब ये मेथड जो है वो सेम यूज़ करना, ये एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि वो फिर इंटरप्रिटेशन पे अफेक्ट करती है कि थेरेपी तो दोनों जगह एक दी थी और इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो दोनों जगह अलग आ रही हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है वो कल्चरल शिफ्ट का ताल्लुक़ होता है, यानी ये जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो उनकी वो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं और जो हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो मेन थीम या मेन अप्रोच है वो तो सेम है, बट कल्चरली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। हमारे यहाँ की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो बहुत खुली डुली है, यानी हम इतने मतलब प्रोफेशनल वे में नहीं करते, क्योंकि हमारे लोगों को प्रोफेशनल वे पसंद नहीं आता। लेकिन वहाँ पे अमेरिका में जो का प्रोफेशनल वे को बहुत ज़्यादा एम्फसिस किया जाता है, इसलिए वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर प्रोफेशनल वे में कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं। तो ये फ़र्क जो होता है वो द वे इन विच यू गिव द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टू योर क्लाइंट, वहाँ पे अराइज़ होता है। तो उसकी वजह से ये इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो चेंज होती हैं। तो अब आपको ये प्रॉब्लम पता लग गई होगी कि ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस क्यों होती हैं। To answer the three basic questions of what, how, and why in the qualitative research can't be interpreted exactly, even with the video recorded data of the participants and his or her environment. यानी जो तीन बेसिक क्वेश्चंस होते हैं क्वालिटेटिव प्रॉब्लम के, सॉरी क्वालिटेटिव रिसर्च के, वो होते हैं व्हाट, हाउ एंड व्हाई। तो इनका जो है वो बाज़ों का जवाब वैसे भी नहीं मिलता अगर हम इनकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लें, यानी जो रियल लाइफ हैपनिंग्स हैं अगर उनको हम रिकॉर्ड भी कर लें वीडियो में, तो तब भी हमें बाज़ दफ़ा जो है वो इनका जवाब जो है वो पूरा नहीं मिलता।
उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। अब एक्सप्लोर करने में क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ कर सकती है। तो वहाँ पे हम स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स भी इनपुट कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। बट ये बात की बात है, आगे देखेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च आगे कैसे चलती है। अच्छा जी, कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की थी मैंने, तो दे आर द 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। बेसिकली 2 हैं, बट वो अराइव्ड हैं फ्रॉम द 2 अदर्स। So first one is the two outdated concepts. Two outdated concepts. दो ऐसे concepts हैं जो outdated हैं. First is AMIC and second is ATIC. AMIC जो है वो है कि what client interprets about his or her own problem. यानी हमें क्लाइंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में जो कुछ इंटरप्रेट कर रहा होता है वो एमिक होती है, यानी क्लाइंट का इंटरनल पर्सपेक्टिव। और एटिक व्हाट द थेरेपिस्ट इंटरप्रेट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, यानी क्लाइंट की प्रॉब्लम से थेरेपिस्ट जो कुछ समझ रहा होता है या जो कुछ इंटरप्रेट कर रहा होता है वो थेरेपिस्ट की एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव होती है और उसे एटिक कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, a middle class researcher may have an ethic, यानी कि a stereotype about an image the LGBT community. अब ये अमेरिका की मतलब एग्जांपल है। तो अमेरिका में मिडिल क्लास रिसर्चर अगर है तो वो कंजर्वेटिव माइंडसेट से आएगा, ठीक है, और उसका जो है वो एक अपना एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव यानी एटिक होगा, एक स्टीरियोटाइप होगी। अबाउट व्हाट? अबाउट द एमिक, यानी क्लाइंट के पर्सपेक्टिव, इंटरनल पर्सपेक्टिव के बारे में। और वो इंटरनल पर्सपेक्टिव क्या है? LGBT कम्युनिटी का, यानी उसका क्लाइंट जो है वो LGBT कम्युनिटी से हो सकता है, यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से। अच्छा जी, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द 2 लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स। ये दोनों जो एमिक और एटिक के कॉन्सेप्ट्स हैं ये लिंग्विस्टिक्स से आए हैं, मींस लैंग्वेज के नॉलेज से आए हैं, या इल्म लिसानियात से आए हैं इन उर्दू अगर मैं कहूँ, यानी लिंग्विस्टिक्स से आए हैं। फर्स्ट इज़ फोनेमिक। फोनेमिक्स जो होते हैं वो लैंग्वेज की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है कि किसी लैंग्वेज की इमला कैसी है, किसी लैंग्वेज का जो प्रोनंसिएशन है वो कैसा है, किसी लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो कैसी है। और फोनेटिक्स का मतलब है कि हाउ पीपल इंटरप्रेट अ स्पेसिफिक वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज, यानी उस लैंग्वेज को लोग किस तरह से बोल रहे होते हैं, तो वो फोनेटिक लैंग्वेज है। तो देखें, फोनेमिक्स जो है वो इंटरनल पर्सपेक्टिव हो गया लैंग्वेज का, और फोनेटिक्स जो है वो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव हो गया फ्रॉम द पीपल जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। तो इसी तरह एमिक इंटरनल पर्सपेक्टिव है क्लाइंट का, और एटिक जो है वो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है यानी थेरेपिस्ट का। नेक्स्ट इज थिक डिस्क्रिप्शन, द सोल्यूशन टू इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन को जो है वो वैलिड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि वैलिडिटी यहाँ पे हम पहले कह चुके हैं कि जो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्चेस होती हैं वैलिडिटी वहाँ पे यूज़ होती है, बट यहाँ पे जो है हमें अगर इसकी इंटरप्रिटेशन को, क्वालिटेटिव रिसर्च की जो इंटरप्रिटेशन है उसको वैलिड करना है, तो फिर हमें थिक डिस्क्रिप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। थिक डिस्क्रिप्शन अ टर्म कॉइन्ड बाय क्लिफर्ड ग्रीट्स in 1973, who derived it from the work of Gilbert Ryle in 1949, and that proposes that it is customary to the therapist to keep her feet in the shoes of the client, to have a deep thought process about the conditions and circumstances of the client, and then to interpret the findings dually.
यानी इंटरनल पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लाइंट और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ऑफ द थेरेपिस्ट, दोनों को मिलाकर बाय मिक्सिंग दैम हम जो है वो फाइंडिंग्स को डुअली इंटरप्रेट करेंगे, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से भी और इंटरनल पर्सपेक्टिव से भी, यानी क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी और थेरेपिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये होता है इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग्स डुअली मींस थिक डिस्क्रिप्शन, यानी दोनों के पर्सपेक्टिव को मिक्स करके हम एक थिक डिस्क्रिप्शन या थिक इंटरप्रिटेशन जो है वो करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च में। मीन्स एज अ मेड अप क्लाइंट एंड एज अ थेरेपिस्ट हिमसेल्फ, यानी उसमें क्लाइंट का भी और थेरेपिस्ट का भी दोनों का पर्सपेक्टिव शामिल होना चाहिए। इवन द इंटरप्रिटेशन डजंट कंसिडर दिस टूल even the interpretation doesn't consider this too as a proper solution। ये भी जो है वो थिक डिस्क्रिप्शन भी कोई इतना प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है इंटरप्रिटेशन करने के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च की इंटरप्रिटेशन करने के लिए। बट द प्रॉपर सोल्यूशन इज़ ओनली टू एक्सेप्ट द मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम इवेंट एज दे अपेयर और हैपन। तो फिर उस सूरत में ये जो थिक डिस्क्रिप्शन है ये यही कहती है कि हमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को, यानी इंटरनल पर्सपेक्टिव और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों के जो पर्सपेक्टिव हैं उनको मिक्स करके हमें इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिसर्चर हिमसेल्फ एज ए टूल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च की सबसे मज़े की बात यह है कि जो रिसर्चर होता है वो बज़ाते खुद वहाँ पे एक टूल बन जाता है उसका, यानी रिसर्च का। द मेन टूल और इंस्ट्रूमेंट in the qualitative study is the researcher himself. No physical measurement, experimental procedures or questionnaires prevail except the researcher himself। यानी यहाँ पे हमें किसी फिज़िकल मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, किसी क्वेश्चनियर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ रिसर्चर की ज़रूरत है क्वालिटेटिव रिसर्च में। हाउ, ये क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज द रिसर्चर प्लेज द 3 रोल्स। अब यहाँ पे रिसर्चर के क्वालिटेटिव रिसर्च के रिसर्चर के हम रोल्स बता रहे हैं। फर्स्टली ही इज़ वेल अवेयर ऑफ हिज क्लाइंट, वो अपने क्लाइंट को अच्छे से जानता है। सेकेंडली ही नोज़ फ्रॉम विच कल्चर द क्लाइंट अराइव्स एंड वट इमिक्स interpretations of his or her own problem the client might have thought of। यानी जो अब क्या कहते हैं, जो रिसर्चर होता है वो जानता है कि उसका क्लाइंट किस कल्चर से आया है और उस क्लाइंट का एमिक यानी इंटरनल पर्सपेक्टिव क्या क्या हो सकता है। और फिर थर्ड में है कि ही हैज़ हिज ओन वाइज एंड वर्डिक्ट बेस्ड एथिक्स, यानी एक तो वो क्लाइंट के एमिक से, इंटरनल पर्सपेक्टिव से वाकिफ़ होता है, और दूसरा वो अपने एथिक्स के बारे में क्लियर होता है, अपने पर्सपेक्टिव के बारे में भी क्लियर होता है अबाउट हाउ द क्लाइंट माइट हैव गॉन थ्रू हिज और हर प्रॉब्लम। यानी वो समझता है कि जो क्लाइंट है वो उसका कल्चर क्या है, यानी वो उसका अपना कल्चर होता है तो इसलिए उसको बेहतर समझता है, और यानी क्लाइंट के बारे में उसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा होगा। यानी उसके लिए एथिक्स और एमिक्स दोनों को मिक्स करना या दोनों को इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। तो इसलिए रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो ही हिमसेल्फ इज़ अ टूल या हिमसेल्फ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज़ फेनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर आजकल की जो स्टडीज़ हो रही हैं वो फेनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ हैं। तो फेनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ की कोई डेफिनेशन तो एज सच नहीं है, बट एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, टू टेक इंटरव्यू और जनरल व्यूज़ ऑफ द स्टूडेंट्स वेदर दे लर्नड अ कोर्स फुली और नॉट।
We use questionnaires, open or close-ended, and interviews. What the students will say that yes, we learned, or no, we didn't. What else? यानी हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कोई ख़ास कोर्स जो है वो फुली लर्न किया है या नहीं किया। तो उसके लिए हम ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चन उनसे पूछेंगे और उनके जवाब में वो कहेंगे कि हाँ जी हमने कर लिया या हमने नहीं किया। यानी अब यहाँ पे बात हो रही है नॉमिनल इंटरप्रिटेशंस की। यानी नॉमिनल का मतलब है कि येस और नो की इंटरप्रिटेशंस। यानी जितने मर्ज़ी हम स्केल्स लगा लें, हमें सिर्फ दो ही इंटरप्रिटेशंस हासिल होंगे। फर्स्ट इज़ के येस वी लर्नड एंड सेकंड इज़ के नो वी डिडंट। तो दिस टाइप ऑफ द स्टडी इज़ phenomenological study because it has limited options of results interpretations that either the students learned or they didn't. Now get to bigger phenomena। यानी अब phenomenological studies की भी जो है वो टाइप्स हैं। यानी कुछ ऐसी हैं जो कि जिनकी जो रिज़ल्ट ओरिएंटेशन होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि वो येस या नो में रिज़ल्ट देते हैं। जो कुछ और फिनोमेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और अराउंड ऑन एक्सिस। तो अब ये क्वेश्चन है कि अर्थ जो है वो अब सन के गिर्द घूमती है या अपने एक्सेस के गिर्द। माई ट्रिप टू यूरोप वाज जॉयफुल और बोरिंग। तो इसमें ऑप्शंस तो दो ही हैं, लेकिन अब ये देखेंगे कि वी शैल सी दैट these phenomenological studies include a whole universe in them and not just a single inquiry of yes or no. They interpret the result of what, how and why। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि ज़मीन जो है वो अपने गिर्द घूमती है, अपने एक्सेस में घूमती है या सन या सूरज के गिर्द, तो इसमें सिर्फ ये दो चीज़ें ही इंटरप्रेट नहीं करेंगे, बल्कि हम ये भी इंटरप्रेट करेंगे कि व्हाट इज़ अर्थ, व्हाट इज़ सन, हाउ द अर्थ रिवॉल्व्स एंड व्हाई द अर्थ revolves around the sun all the time or why the earth revolves around its own axis all the time। तो ये सारे जो इंटरप्रिटेशंस होंगी ये बहुत सारी हो जाएंगी। तो इनको कहा जाता है phenomenological studies, जिसमें व्हाट, हाउ एंड वाई के जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। व्हाट इज़ अर्थ, हाउ इट रिवॉल्व्स, why it revolves dually। So this is phenomenological qualitative study। And here we go। So slides ख़त्म हो गई हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो कुछ नई स्लाइड्स के साथ आऊँगा और एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तो आज का जो है वो टॉपिक था पर्सपेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट्स of the qualitative study। There are some perspective, some concepts, yes, some pathways। तो हमने ये चीज़ें आज डिस्कस की हैं। और एंड पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं भी दुआगो हूँ और आप भी दुआगो रहें। अपने लिए भी दुआ करें और सबके लिए दुआ करें, और मेरी वीडियो जो है वो देखें, व्यूज़ लाएँ थोड़े से, और सब्सक्राइब भी करें मेरी वीडियो को और थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करें। सो थैंक्स गाइस एंड अल्लाह हाफिज़। बी अ दुआगो।